हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लास्ट टॉपिक पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। सभी लोगों को आई होप बेसब्री से इंतजार होगा कि पता नहीं कब ये चैप्टर फिनिश होगा। फाइनली आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, बट नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं, NCERT के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। और क्लास देखो, ये जो चैप्टर है, आप इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि मैंने आपको नोट्स पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, लिख लिया और उसको बार बार पढ़ते रहे, उसको बार बार नहीं पढ़ना है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको बार बार सोल्व करना है। आप उनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उनको सोल्व करेंगे, उतना ही अच्छा आप लोगों की इस चैप्टर पर पकड़ बन जाएगी। फिर आप लोग ये सोचेंगे कि सपोज आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, यार मन से ही नहीं कर रहा उस पढ़ने का, फिर आप सोचोगे एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर बैठ जाते हैं, उसका चैप्टर 10 कर लेते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कन्वर्जन, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोग फिर ये सोचा करोगे, बस आपको इस चैप्टर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा टाइम दे दिया तो आपका मूड फ्रेश करने का सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा ये। आपको फिर मोबाइल में गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक के चैप्टर 10 की कन्वर्जन करेंगे बैठ के। आपकी प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, मूड का मूड फ्रेश, और कहते ना एक पंथ दो काज, वो वाला काम हो जाएगा फिर आपका। चलो, सब सारी बातों को ये स्टॉप करते हैं। ये तो था आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स वाली बात थी जो आप लोगों की स्टडी में आपका हेल्प करेगा। हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? पॉली से ही मतलब है बहुत सारे, हैलोजन मतलब हैलोजन ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। जब एक कार्बन के ऊपर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के ऊपर बहुत सारे हैलोजन ग्रुप्स कंबाइन होते हैं, तो उस कंपाउंड को कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। According to definition, carbon compounds containing more than one halogen atom referred to as polyhalogen compounds. मैंने आपको यही समझाया है और लैंग्वेज में भी यही लिखाया है। बहुत इजी लैंग्वेज लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में, समझने में आसानी हो। अब ये हमारे कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं। मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियोन, DDT। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मिथाइलिन क्लोराइड के बारे में, जिसको डाइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। किसके बारे में? मिथाइलिन क्लोराइड के बारे में। मिथाइलिन क्लोराइड को मैंने आपको क्या बताया? डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। चलो हाँ, अब मिथाइलिन क्लोराइड बनता कैसे है? जब हम मीथेन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा देते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ रहे हैं हम भाई। देख, कोई भी हमारे केमिकल्स हैं, एक तरीके से केमिकल्स ही तो हैं। अब ये जो केमिकल्स है ये हम इंडस्ट्रीज में बनाएंगे। अब हमारे घरों में तो केमिकल्स बनते हैं नहीं, हमारे घरों में सिर्फ खाना बनता है, ठीक है, केमिकल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हम क्या करेंगे? मीथेन लेंगे, मीथेन का क्लोरीनेशन करा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो हमें दे देगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या होता है? दो क्लोरो और एक मीथेन ग्रुप। मीथेन ग्रुप का मतलब क्या समझते हैं? जहाँ एक कार्बन मतलब वो मीथेन है, अब दो क्लोरो आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन। मिथाइलिन क्लोराइड की केमिकल फॉर्मूला होता है डाइक्लोरोमीथेन, क्या है? CH2। केमिकल फॉर्मूले का नेम है डाइक्लोरोमीथेन, केमिकल फॉर्मूला है CH2Cl2। और मिथाइलिन क्लोराइड का दूसरा नाम है वही केमिकल नेम डाइक्लोरोमीथेन, केमिकल फॉर्मूला CH2Cl2। अब ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है बनता कैसे है? जब हम मीथेन का डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा देते हैं तो हमें डाइक्लोरोमीथेन मिल जाता है, और दो मॉलिक्यूल HCl के मिलते हैं जो कि
गैसेस फॉर्म में वेपराइज्ड हो जाते हैं। अब ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है, इसका यूज किसकी जगह करा जाता है? जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज होती है और जो हमारे फार्मास्यूटिकल होते हैं। फार्मास्यूटिकल क्या है? जो हमारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, हमारी जिन इंडस्ट्रीज में दवाइयाँ बनती हैं वो होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फूड की इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमारे मिथाइलिन क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, हमारा जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या मतलब है इसका? ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरो ग्रुप और मीथेन मतलब 1 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं मीथेन ग्रुप। तो 1 मीथेन ग्रुप और 3 क्लोरो ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? CHCl3, जिसको हम बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सभी ने सुना होगा। अगर किसी को बेहोश करना हो, अगर कोई पर्सन हमें बहुत परेशान कर रहा है, या जो चोर होते हैं, आजकल मार्केट में चोर बहुत घूमते हैं, गले की चैन ली, खींची, चले गए। कुछ चोर ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, घर में घुसते हैं, पता है घर में सिर्फ एक यही पर्सन है, धीरे से जाते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म चुंगाते हैं, बेहोश करते हैं और सब कुछ माल उसका लूट कर ले जाते हैं। तो सबको याद आ गया क्लोरोफॉर्म क्या है? बेहोशी की दवा। तो हम लोग क्या बनाना सीख रहे हैं? बेहोशी की दवा। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। अब ये क्लोरोफॉर्म बनेगा कैसे? जैसे हमारा मिथाइलिन क्लोराइड बना वैसे ही ये बनेगा, बस छोटू सा इसमें अंतर है। क्या है? क्लोरोफॉर्म में क्लोरीनेशन होता है मीथेन का, लेकिन इस फॉलोड बाय करता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने बहुत सारे केमिकल सेपरेशन अपने क्लास 9th में मेथड्स पढ़े होंगे। नहीं, आपके भी 10th में भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो आपके केमिस्ट्री के अंदर, हाँ 10th में, आपने 10th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे सेपरेशन और मिक्सचर्स के मेथड। तो उसके अंदर एक यही मेथड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसके अंदर बस एक फ्लास्क एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल देते हैं। काम दोनों का एक ही होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क के द्वारा क्लोरीनेशन जब मीथेन का कराएंगे तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। मीथेन का क्लोरीनेशन कराया। अब जब मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे हम, क्या बनाएंगे? CHCl3 मतलब 3 क्लोरो ग्रुप। तो हमें क्या चाहिए भाई? सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल तो हम लेंगे नहीं। जो Cl2 एक गैसेस की फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में यूज नहीं करते, गैस की फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसी वजह से हम Cl2 लेंगे, लेकिन हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3 चाहिए। Cl3 कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 Cl2 ले लेंगे और CH4 ले लेंगे मीथेन में, जिससे वो बनाएगा CHCl3, जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, और 3 मॉलिक्यूल बनाएगा HCl के, जो वेपराइज्ड हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। समझ में आया क्लोरोफॉर्म किस तरीके से बनाते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम प्रॉपर्टी देखते हैं। आप किसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं? हम क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी पहले हमने क्या देखा? क्लोरोफॉर्म कैसे बना है ना। क्लोरोफॉर्म बन गया हमारा। अब जब क्लोरोफॉर्म बन चुका है तो उसकी खासियत क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए, और उसका क्या इस्तेमाल है ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, है ना। बना तो लिया, लेकिन इस्तेमाल किस चीज में करें ये भी तो पता होना चाहिए। और प्रॉपर्टी क्या है? तो क्लोरोफॉर्म जो है उसकी स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है और स्वीट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है क्लोरोफॉर्म की? स्वीट सी स्मेल होती है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्लोरोफॉर्म जो है इसको हम एक जो डार्क कलर्ड बॉटल्स होती है, मतलब जो ब्लैक कलर की होती हैं या ब्राउन सा बिल्कुल डार्क सा कलर जो होता है, उस बॉटल के अंदर स्टोर रखते हैं। बात ये, स्टोर उस बॉटल के अंदर क्यों रखते हैं भाई? अब जो क्लोरोफॉर्म है, मैंने आपको बताया
कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको एक डार्क कलर की बोतल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म है, अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फोस्जीन गैस में, और फोस्जीन गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस, जहरीली जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है बेटा। ठीक है, इसी वजह से यही कारण है हम लोग क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर आपने क्या करा, क्लोरोफॉर्म को बोतल में से निकाला, अब क्लोरोफॉर्म क्या करना, बेहोशी करने का काम होता है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म एकदम से बोर्ड पर डालते हैं, तुरंत लगा देते हैं, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगर हमने क्या करा, क्लोरोफॉर्म को डाल के रखा, फिर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में आ गया वो, तो वो एक फोस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हमें डेथ भी अगर कर सकती है। वो गैस इतनी ज्यादा पॉइजनस होती है। तो अगर क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं सनलाइट में क्या O2 होगा, लाइट में रख दूं O2, भाई लाइट में रख दिया तो एयर भी होगी, एयर में O2 गैस होती है, O2 के साथ, तो वो क्या रिएक्शन बनाएगा, COCl2। अब ये COCl2 क्या है, ये COCl2 होता है फोस्जीन गैस। तो फोस्जीन गैस का क्या फॉर्मूला होता है, COCl2। अगर मैं इस क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में लेकर चाहती हूँ तो वो मेरा बनाएगा COCl2, और दो मॉलिक्यूल HCl के तो वेपराइज्ड हो ही जाएंगे। तो COCl2 क्या है, ये होती है फोस्जीन गैस, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अब इस्तेमाल किस लिए करा जाएगा, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। भाई देखो, जितने भी केमिकल्स है सभी का इस्तेमाल अब इंडस्ट्री में ही बनाए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री में ही इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है सोलवेंट की तरह। जैसे वैक्स बनते हैं हमारे, रबड़ बनती है हमारी, रबड़ जो हम लोग रफ करते हैं, जिससे वैक्स बनता है, वैक्स जो जिससे हम हेयर रिमूव करते हैं, या कैंडल वाला वैक्स होता है। तो उन सभी के अंदर एक क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, उन सभी को बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक मतलब होता है बेहोश करना, तो एक बेहोश करने के लिए भी इस क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और चोर डकैत ही इसे खरीदते होंगे भैया, क्योंकि भैया बेहोश तो वही करेंगे, फिर चोरी करनी है, जब लोग बेहोश होंगे फिर वो चोरी करेंगे उनके घर में से। तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादातर कौन करते होंगे, चोर लोग करते होंगे। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो अगर आप में से किसी ने कभी इस्तेमाल करा तो समझ लो आप चोर बन गए। ठीक है, चलो जी, बन गए चोर। अब चोर राजा यहाँ आ जाओ। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट इन कफ सिरप। कफ जो होता है, खांसी होती है हमें, तो खांसी का जो सिरप, जो मेडिसिन लेते हैं, सिरप बोलते हैं लिक्विड फॉर्म को, तो एक लिक्विड फॉर्म वाली जो मेडिसिन लेते हैं खांसी की, उसके अंदर भी क्लोरोफॉर्म होता है प्रेजेंस। आपने अक्सर देखा होगा जो आपकी मेडिसिन होती है कफ सिरप, वो किस में आती है, डार्क बॉटल में आती है ना। क्यों आती है, अगर आपकी वो सनलाइट की प्रेजेंस में आ गई, क्या होगा, पॉइजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसी वजह से वो डार्क बॉटल में आती है। और क्लोरोफॉर्म जो, ये नहीं क्लोरोफॉर्म हार्मफुल ही है भाई, इसका इस्तेमाल अच्छा भी है भाई, हम दवाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म हमारे लिए जरूरी भी है, समझ में आ गया भाई। तो ओनली फ्लेवर देने के लिए, तो फ्लेवर देने के लिए ये तो है नहीं कि मैं एक बॉटल पलट दूंगी क्लोरोफॉर्म, या एक बॉटल सिरप हुआ कफ, आधी बोतल क्लोरोफॉर्म पलट दी, तो नहीं करूंगी ना, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स डालूंगी मैं जब कफ सिरप को बनाऊंगी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, जिसको मैं कहूंगी क्लोरोफॉर्म को। समझ में आ गया। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बना, क्या प्रॉपर्टी है, और किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछता है तो आप लोग बता सकती हैं, भाई बता सकते हैं सभी लोग। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को बोलते हैं ट्राई आइडोमिथेन। आइडोफॉर्म हम लोगों ने पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में मिथाइलिन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म दोनों पढ़ लिए।
हमारा थर्ड आता है इसमें आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को बेटा ट्राई आइडोमिथेन कहते हैं। अब इस आइडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHI3। क्या होता है? CHI3। आइडोफॉर्म को ट्राई आइडोमिथेन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CHI3 होता है। अब ये जो हमारा आइडोफॉर्म है ना, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म देखा था, मिथाइल क्लोराइड देखा था, इसमें हमने एक ही प्रिपरेशन ही पढ़ी थी। लेकिन जो हमारा आइडोफॉर्म है, इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं कैसे बनता है हमारा आइडोफॉर्म। तो पहला तरीका क्या है? पहले जैसे हमने क्या करा, NaOH लिया, इसका आयोडीनेशन करा दिया, तो हमें मिलेगा एक NaI, सोडियम आयोडाइड, NaOI और H2O। NaOI को कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बना रहे हैं हम? आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें जरूरत है सोडियम हाइपोआयोडाइड की। आइडोफॉर्म के अंदर क्या करते हैं क्लास? इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमें आइडोफॉर्म बनाना है, और इस आइडोफॉर्म को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें सोडियम हाइपोआयोडाइड की जरूरत है। तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड कैसे बनाते हैं। कैसे बनेगा? NaOH का जब मैं आयोडीनेशन कराऊंगी तो बनेगा NaI प्लस NaOI प्लस H2O। NaOI मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड हमें मिल गया। अब इस सोडियम हाइपोआयोडाइड को लेंगे और क्या करेंगे? इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ कराएंगे, और क्या कराएंगे? उसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे उसका। इथाइल अल्कोहल का NaOI के साथ रिएक्शन कराने पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक इथेनॉल मिलेगा, एक NaI मिलेगा और एक H2O मिलेगा। ये दोनों ऐसे हैं, दोनों ही खत्म हो जाएंगे यहाँ से। अब ये जो इथेनॉल है, मतलब हमें आइडोफॉर्म बनाने के लिए ये जो प्रिपरेशन है, इसके अंदर 3 स्टेप है। पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में है क्लास आपका ऑक्सीडेशन, स्टेप नंबर सेकंड में है आपका आयोडीनेशन, और स्टेप नंबर थर्ड में आता है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो पहले स्टेप में क्या करना होगा? इथाइल अल्कोहल का जब सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको इथेनॉल, NaI और H2O मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या कराना होगा? जब इथेनॉल की रिएक्शन NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ लेकर इसका आयोडीनेशन प्रोसेस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? Cl3CHO। और एक सेकेंड, इसको बोलते हैं CH3CHO को बोलेंगे बेटा क्लोरल। क्या बोल देंगे इसको? क्लोरल। इसमें ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, Cl3 है, अगर यहाँ पे I3 होता तो इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी क्लास, थोड़ा गड़बड़ हो गई केमिकल रिएक्शन में। हमें तो आयोडली चाहिए तो आयोडली, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो, हमें यहाँ लिखना होगा I3CH। ओ ठीक है। अब क्या होगा इसमें? यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। I3CHO। अब जब CH3CHO इथेनॉल की रिएक्शन दोबारा सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ही कराई गई, 3 मॉलिक्यूल लेकर आयोडीनेशन प्रोसेस कराया तो हमें मिल गया ये आयोडल I3CHO और 3NaOH। ठीक है। अब इस आयोडल की रिएक्शन NaOH के मॉलिक्यूल के साथ कराई हमने और हाइड्रोलाइसिस कराया इसका, तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। क्या चाहिए था? आइडोफॉर्म चाहिए था। आइडोफॉर्म हमें मिल गया और साथ में एक कंपाउंड और मिला HCONA, जिसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो ये पहला तरीका है आइडोफॉर्म को बनाने का। थोड़ा बड़ा है। अब कुछ चीज सब्जी ऐसी होती है बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ सब्जियां ऐसी होती है टाइमिंग लेती है ना बनाने में। पहले उसके अंदर ग्रेवी बनाते हैं, फिर उस ग्रेवी को थोड़ा ठंडा करने लगते हैं, फिर दोबारा उसको मैश करते हैं, फिर उसको दोबारा ग्रेवी की तरफ रेडी करते हैं। जैसे हम
बड़ी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की सब्जी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, कहते हैं ना। इसी तरीके से एक अच्छा आइडोफॉर्म बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये 3 स्टेप में आपका ये आइडोफॉर्म बनकर आएगा। समझ में आ गया। और भी रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं कि एक स्टेप में कंप्लीट है। ये रिएक्शन आपकी 3 स्टेप में कंप्लीट है, जो आपको एक अच्छा आइडोफॉर्म बनाकर देगी। समझ में आया। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन में अगर लूं तो क्या होगी, जैसे मैंने ले लिया CH3, ये तो हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन हो गई आइडोफॉर्म की। तो जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH, किसे बोलते हैं, प्रोपेनॉल को, और इसके साथ 4I2 ले लिए, मतलब I2 एक गैसियस फॉर्म में मिलेगी, तो इसके 4 मॉलिक्यूल, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिए, तो मुझे मिला मेरा CHI3 प्लस HCONA। अभी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से मिला है, टेंशन वेंशन ना लो, क्लास 12। 5NaI प्लस H2O। H2O भी कितने चाहिए, 5 ही चाहिए। देखो ये क्या है, प्रोपेनॉल, ये है I2 के 4 मॉलिक्यूल, ये है NaOH के 4 मॉलिक्यूल। मेन हमें क्या चाहिए, आइडोफॉर्म। ये क्या थी, आपकी स्टेप रिएक्शन थी, जो कि 3 स्टेप में 3 स्टेप पूरे करके आइडोफॉर्म दे रही थी। ये जो आपकी सेकंड प्रिपरेशन है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, प्रोपेनॉल लेना होगा, I2 के 4 मॉलिक्यूल लेने होंगे, NaOH के 6 मॉलिक्यूल लेने होंगे। फिर आपका क्या बनाएगा, ये एक तो CHI3 जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, मिल गया। अब जो कंपाउंड्स आपके बच रहे, जो चीजें आपकी बच रही हैं, उनसे कुछ कंपाउंड्स बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, CHI3, देखो ये आपका CH3 है, इसमें से कार्बन कंपाउंड और H, कार्बन कंपाउंड और H तो गया। और ये आपका 4I2, 4 2 8, मतलब आपके पास 8I है। तो 8I में से आपने 3I तो ले लिए, CHI3 बनाने के लिए 3I ले लिए। और यहाँ पर कितने, अब आपके पास कितने I बचे, 5I बचे, 5I बचे आपके पास। यहाँ पर कितने I बचे, 5I बचे। उसके बाद यहाँ पे कार्बन लिया एक, हाइड्रोजन लिया एक, हाइड्रोजन एक लिया, तो 2 हाइड्रोजन इसके बच गए हैं। अब इसके 2 हाइड्रोजन बच रहे, इतना याद रखना। चलो जी, इसे अभी स्टॉप करते हैं। अब हमने देखा, हमने एक बनाया HCONA। ये कैसे बना, एक मॉलिक्यूल, एक तो ये वाला H है, ये वाला H ले लिया, एक ही बच रहा है, HC, एक ये O है, ये वाला इसका O लिया, ये वाला O है, 2 O है ना, दोनों O यहाँ आ गए CO बनके, H आ गया और Na का एक मॉलिक्यूल आ गया। अब एक मॉलिक्यूल तो यहाँ आ गया Na का, अब 5 मॉलिक्यूल और Na के बच रहे, 5 Na बच रहे हैं 5, तो 5 Na और I हमारे कितने बच रहे थे, हमारे 5 I बच रहे थे, 5 ही Na बच रहे थे। अब हमें पता है 5 Na और 5 I को मिलाकर हमारा 5 NaI बहुत आराम से बन जाएगा। तो एक हमारा क्या बन गया, 5 NaI। अब हमारे हाइड्रोजन कितने बच रहे थे भाई, 6, तो हाइड्रोजन यहां से आ गए, ठीक है। और 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, टोटल 10 हाइड्रोजन थे, तो 5H2, 10 हाइड्रोजन मिल गए हमें, ठीक है। और आपके यहाँ पर O जो है आपके, इसमें 7 O हैं, 2 तो इस्तेमाल कर लिए, 5 बचे, तो 5 O यहाँ आ गया। अब जब 10 H है और 5 O है, तो क्या बनेगा, 5H2O एक मॉलिक्यूल बन सकता है बहुत आसानी से, तो आपका 5H2O बन गया। तो इस तरीके से आपकी ये प्रिपरेशन पूरी हुई, CHI3 बनाने की सेकंड प्रिपरेशन पूरी हो गई। और भी बहुत सारी प्रिपरेशन है, चलो एक और प्रिपरेशन देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आइडोफॉर्म बनाने की थर्ड प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम से कम भाई
5 6 प्रिपरेशन है, तो कम से कम 4 प्रिपरेशन तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर 5 प्रिपरेशन नहीं है तो 5 में से 4 तो आनी भी चाहिए। अब एक और प्रिपरेशन किया है, जैसे मैंने ले लिया CH3 COCH3 CH3 COCH3 क्या होता है? ये होता है एसीटोन। अब मैंने क्या करा, एसीटोन लिया और सोडियम हाइपोआयोडाइड तो मैंने बना रखा है, तो उसके 3 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए एसीटोन के साथ। अब मैंने आइडोफॉर्म बनाने के लिए क्या किया, एसीटोन के साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल लिए और उसने मुझे क्या बना कर दिया, पहले Cl3 नहीं आएगा, I3 आएगा। ठीक है, I3COCH3 ये बना के दे दिया और 3 ही मॉलिक्यूल इसने मुझे NaOH के बना के दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास I3COCH3 है और इसके जो ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं, अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे और मुझे दे देंगे जो मुझको चाहिए, CH3 प्लस CH3CONA साथ में बोनस में मिल जाएगा। हमें मेन चाहिए आइडोफॉर्म, वो आपको मिल गया, मैंने आपको दिलवा दिया। तो आइडोफॉर्म की 3rd नंबर की प्रिपरेशन क्या बताती है बच्चों, एसीटोन को अगर मैं सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो पहले I3COCH3 और 3 NaOH के मॉलिक्यूल मिल गए। अब ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे, CHI3 बनाएंगे और CHI3 से प्लस CH3CONA भी हमें साथ में CHI3 के साथ मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलो, जिसका नेम होता है इसका सोडियम एसीटेट, CH3CONA का नाम होता है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है एसीटोन। इसका तो पता ही पड़ गया होगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट रिएक्शन एक और है आपकी 4th प्रिपरेशन। अगर मैं आपको बताऊं आइडोफॉर्म बनाने की, तो मैंने इथेनॉल लिया, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल I2 के, 3 मॉलिक्यूल NaOH के, सॉरी 3 नहीं 4 लेते हैं, चलो फालतू ले लेते हैं क्योंकि स्टेबलिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत जरूरी है ताकि हमें एक प्रॉपर प्रोडक्ट मिले। तो ये हमें देगा जो हमें चाहिए, क्लोरोफॉर्म सॉरी आइडोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, HCONA के साथ 3 NaI सोडियम आयोडाइड, 3 ही H2O के मॉलिक्यूल। 4th प्रिपरेशन क्या कहती है, अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन I2 के 3 मॉलिक्यूल NaOH के 4 मॉलिक्यूल के साथ करा देती हूँ तो मुझे चाहिए आइडोफॉर्म वो मिल जाएगा बहुत आसानी से, और साथ में बाय प्रोडक्ट मिलेंगे HCONA, 3 NaI और 3 H2O। पहले आप लोग क्लास क्या करना, इन रिएक्शंस को उतारना, उसके बाद देखना किस किस तरीके से आपके कंपाउंड बना। अभी तो आपको लगेगा ये लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ये चीज याद रखनी है कि किसके साथ क्या मिलाकर कैसे बनेगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बन गया। अब इस आइडोफॉर्म बनाने के बाद आपको जब इनको पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसानी से पता पड़ जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलेंगे। तो उन कंपाउंड के नाम लिखना, फिर देखना कितने कितने, और बैलेंसिंग रख के आपका काम बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो एक और बता देते हैं हम अब आपको। अगर मेरे पास है प्रोपेनॉन, ठीक है, एसीटोन, प्रोपेनॉन बोल दो और एसीटोन बोल दो, बात एक ही है। अगर मेरे पास एसीटोन है और 3 मॉलिक्यूल मुझे I2 के दिए गए, 4 मॉलिक्यूल मुझे NaOH के दिए गए, मतलब मेरे पास इथेनॉल खत्म हो गया, एसीटोन बच रहा है। मैंने ना आइडोफॉर्म, भाई मेरे पास इथेनॉल था और ये चीज तो मेरे पास थी क्योंकि मुझे चाहिए आइडोफॉर्म बनाने के लिए।
आइडोफॉर्म मेरा बन गया, बट कस्टमर हो रहा है, हमें तो आइडोफॉर्म चाहिए। मैंने कहा भैया खत्म हो गया, अभी खत्म, स्टॉक खत्म हो गया। तो वो लोग सॉरी क्लास, तो वो लोग कहने लगे मुझसे, कुछ भी हो जाए भाई, देखो मैम हमें तो आइडोफॉर्म चाहिए, बहुत अर्जेंटली चाहिए। अब मैंने दिमाग लगाया यार क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो इन लोगों का काम हो जाए और मुझे भी पैसा मिल जाए। भाई जब मैंने आइडोफॉर्म बना के दूंगी मुझे पैसे देंगे। मैंने दिमाग लगाया, मैं अपनी लैब में गई, मैंने जाके केमिकल्स ढूंढे, मुझे क्या मिल गया, एसीटोन। मैंने कहा जो मेरे पास सामान है ना उस सामान को एसीटोन में डाल के देख लेती हूँ, हो सकता है बन जाए। बन गया तो मेरा काम भी बन गया और इनका काम भी बन गया। थोड़ा बहुत नुकसान मेरा तो होएगा ही। खैर भाई मैंने क्या करा, थोड़े से एसीटोन में थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स के मिला लिए। जब मैंने मिला लिए तो मुझे आइडोफॉर्म जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मतलब मेरा काम भी बन गया और जिनको अर्जेंट में चाहिए थी वो सामान भी उनके लिए रेडी हो गया। तो CHI, लेकिन इसके साथ क्या क्या मिला, इसके साथ मुझे मिला सोडियम एसीटेट। अब भाई एसीटोन है तो सोडियम एसीटेट ही मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट तो मिलेगा नहीं। तो 3 NaI भाई हमारे बनेंगे भाई। अगर आपका देखो सबसे सिंपल एक आपको ट्रिक बताऊं, अगर आप कोई अल्कोहल वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सोडियम फॉर्मेट NaOH2 मिलेंगे, CHI तो मिलेगा। इसके साथ HCO NaI और H2 मिलेंगे। अगर आपका प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन वगैरह है तो आपको मिलेंगे CH3CO NaI और H2O। समझ में आ गया। अगर आपका एसीटोन है और अगर आपका ब्यूटेनॉन ले दूं तो एक कार्बन इस वाले में बढ़ेगा भाई, 3 कार्बन है, एक तो यहाँ चला गया, अब एक और कार्बन को और कहाँ घुसाऊंगी, तो ये यहाँ पे आपका स्टेबलिंग करने के लिए आ जाएगा CH3CH2CO Na। समझ में आ गया। तो ये आपकी मैंने पहले 5 प्रिपरेशन बताई आइडोफॉर्म की। अब आइडोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं। क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी हमारी क्या प्रॉपर्टी है ये पढ़ते हैं। चलो ये तो सभी ने लिख लिया आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन। अब आइडोफॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कहते हैं ना खासियत, हर इंसान में अगर बुराई होती है तो एक अच्छाई भी छिपी होती है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप्ड ऑलरेडी रहती है और अच्छाई भी छिपी रहती है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं आइडोफॉर्म की, तो वो क्या होती है क्लास, वो क्या होती है, जो आइडोफॉर्म है ये येलो कलर्ड का सॉलिड होता है। इट इज येलो कलर्ड, आइडोफॉर्म जो है येलो कलर्ड का सॉलिड सब्सटेंस होता है। सॉलिड कंपाउंड लिख दो भाई, सब्सटेंस छोड़ो, कंपाउंड बोल रहे हो तो कंपाउंड ही लिखो। सॉलिड कंपाउंड होता है। आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है, येलो होता है और सॉलिड होता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 61 डिग्री सेल्सियस, और आइडोफॉर्म में हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन, 392 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो आपका आइडोफॉर्म है। देखो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सभी वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, मतलब नहीं घुलते, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर बहुत आसानी से घुल जाते हैं। समझ में आ गया। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने यहाँ जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे सभी के अंदर एक प्रॉपर्टी तो जरूर लिख देना। अगर आपको कुछ भी याद ना है प्रॉपर्टी आपको आ जाए देने के लिए तो एक प्रॉपर्टी जरूर लिख देना। ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में और सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में।
जो पहले की मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारी आ सकती है और आइडोफॉर्म में भी आएगी। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत इजीली डिसॉल्व्ड या सोल्यूबल होते हैं ये आइडोफॉर्म भी। समझ में आ गया। अब इस आइडोफॉर्म का इस्तेमाल हमने बना लिया, इसकी खासियत पढ़ ली। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। देखो कंफ्यूज मत होना एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक में। एनेस्थेटिक होता है किसी को बेहोश करना, एंटीसेप्टिक होता है अगर कहीं चोट लग रही है उसके ऊपर हमने उस कंपाउंड को लगा दिया तो वो उस जो आपकी जो चोट है उसको सही करने में मदद करता है। एंटीसेप्टिक वो होते हैं, ठीक है। तो आइडोफॉर्म जो है ये यूज्ड होता है एज एन एंटीसेप्टिक। क्लोरोफॉर्म था एनेस्थेटिक एजेंट की तरह, लेकिन जो आइडोफॉर्म है ये एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर ड्रेसिंग वाउंड्स। मतलब क्या होता है? जब हमारे चोट लग जाए तो फॉर ड्रेसिंग वाउंड्स के लिए ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। समझ में आ गया? इसका ये हमारा हो गया इस्तेमाल। अब नेक्स्ट हमारा आता है डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात है इस कार्बन टेट्रा मतलब टेट्रा, क्लोरो कार्बन मतलब क्या है? मीथेन, जिसके अंदर 4 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या हो जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला? CCl4। भाई देखो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही होती है। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, जो हमारा कार्बन कंपाउंड है वो क्या होता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। अब इसकी वैलेंसी तो 4 ही है, तो यहाँ पे क्या रहा? 4 कार्बन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो आने का भाई कोई मकसद ही नहीं है, कोई मुमकिन ही नहीं है। तो सब हाइड्रोजन हट जाएंगे, हाइड्रोजन बाबा चले जाएंगे अपने घर और क्लोरो बाबा जी आ जाएंगे, ठीक है, जो बनाएंगे CCl4। समझ में आ गया कि आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला CCl4 होता है। अब ये बनता कैसे? सबसे पहली बात तो यही होती है कैसे बनता है। CH2 लूं मैं, इस CH2 की रिएक्शन 3Cl2 के साथ करा दूं। किसके साथ? 3Cl2 के साथ करा दूं AlCl3 की प्रेजेंस में हीट देकर, तो मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड ही देगी ये, और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में H2Cl2 मिल जाएगा। अब यार ये H2Cl2 क्या है? इसका नाम होता है सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या होता है? सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं? CCl4 कैसे बनेगा हम लोग ये पढ़ रहे हैं। CH2 लिया, CH2 की रिएक्शन क्या है? CH2 की रिएक्शन अगर मैं CH2 का अगर मैं क्लोरीनेशन करा दूं, Cl2 का मतलब जहाँ Cl2 आ जाए मतलब वहां क्लोरीनेशन होना है। समझ में आ गया? अगर मैं CH2 का क्लोरीनेशन करा दूं AlCl3 की प्रेजेंस में हीट देकर, वो भी हीट के साथ, तो मुझे क्या चाहिए? CCl4, वो मुझे मिल जाएगा, साथ में H2Cl2 भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब ये यार CH2 जो है थोड़ा अलग टाइप का केमिकल है, शायद मेरे पास ना हो भाई, मैं थोड़ी गरीब टाइप की गरीब हूँ थोड़ी सी, तो मेरी इंडस्ट्री थोड़ी गरीब सी है, ठीक है। लेकिन लोग बाग आ जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने अपना कार्बन केमिकल से, तो लेने आ जाते हैं। अब मेरे पास ये नहीं है भैया CH2, मैं कहाँ से लाऊं?
भैया मैंने तो अपनी 500 रुपए से इंडस्ट्री चालू करी थी, अब धीरे 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 2000 की उसमें इनकम बढ़ी है, तो ये महंगा केमिकल थोड़ा महंगा आएगा, थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन मीथेन एक ऐसा है, वो मुझे मिल सकता है। अब मेरे पास मीथेन है तो मैं तो कोशिश करूंगी भाई, जब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं जो हम अपना, हमारे पास जितना भी सामान अवेलेबल है हम लोग उसी से ही अपने काम को बहुत अच्छा करें। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब हमारी इनकम होनी, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हम उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सपेंसिव आइटम्स और ऐड कर देंगे। हम भी, हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है तो हमने क्या करा, CH4 ले लिया और इसका क्लोरीनेशन करा दिया। भैया क्लोरीनेशन तो कराना पड़ेगा जब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। और मैंने क्या करा, इसको सनलाइट की प्रेजेंस रख दिया। भैया हम इतने गरीब हैं, कैटलिस्ट भी नहीं खरीद सकते, तो मैंने क्या करा, मीथेन लिया, इसका क्लोरीनेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, और मुझे क्या चाहिए था, CCl4 मिल गया और साथ में 4HCl मिलेंगे। ये तो भैया हमारे उड़ जाएंगे। जो मुझे मेन चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड मुझे मिल गया। अगर मैं मीथेन का क्लोरीनेशन कराऊं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मॉलिक्यूल HCl के, जो कि वेपराइज्ड हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये तो है कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बना, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की, पहले नोट डाउन कर लो भैया, फिर कहोगे नोट डाउन नहीं करने के लिए कहा। हो गया? अब आता है ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। पर इसकी खासियत, सभी की खासियत पढ़ रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की खासियत पढ़ने में कौन सा घिस जाओगे बाबा जी। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी जो स्मेल है वो सिकली स्मेल होती है। कैसे स्मेल होती है, सिकली हो गया थोड़ा, जब हम बीमार हो जाते हैं थोड़ा हमें अजीब अजीब सा फील होता है, थोड़ा कमजोर सा फील होता है, तो थोड़ी इस टाइप की सी जो स्मेल हमें लगती है, ऑब्जर्व होती है, उसे कहते हैं सिकली स्मेल। तो जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड जब मैंने बनाया है, ये जो है इसकी होती है सिकली स्मेल। कैसी स्मेल होती है, सिकली स्मेल। और ये मेरा कलरलेस होता है। जैसे आइडोफॉर्म तो मेरा येलो कलर का था, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा कलरलेस होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 350 350 केल्विन, डेट मीन्स 350 केल्विन। क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड का 350 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये कलरलेस लिक्विड कंपाउंड है और जिसकी स्मेल सिकली स्मेल होती है। अब इसका इस्तेमाल करा जाता है किस चीज में करा जाता है, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। रेफ्रिजरेटर किसे बोलते हैं, फ्रिज को, ठीक है। तो उसमें एक एयरसोल कैन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप का कुछ, एक एयरसोल कैन होती है, उसके अंदर कुछ जो गैस होती है, तो उस गैस को, तो CCl4 को उसके अंदर डाला जाता है रेफ्रिजरेटर के यूज के लिए। तो इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एन मैन्युफैक्चर ऑफ, CCl4 का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर्स एंड propellants for aerosols cans। समझ में आ गया? जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स एरोसोल्स कैंस के लिए
किया जाता है। समझ में आ गया। और किस लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल? जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? जो आपकी रेफ्रिजरेटर है या आपका एसी है, उसके अंदर से कूलिंग निकलती है। और क्या होता है, जब उसके अंदर से कूलिंग निकलती है आपके रेफ्रिजरेटर में से या आप एसी में से, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है, जो कि हेल्प करती है। अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस जब बाहर रिलीज होती है तो वही मदद करती है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर और एसी में कूलिंग प्रोवाइड वही कराती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बनाने के लिए ही हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है 5th पॉइंट, ई पॉइंट, फ्रियोन। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्रियोन। मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ लिया। फ्रियोन क्या है? फ्रियोन क्या है? फ्रियोन का जो आपका केमिकल फॉर्मूला वो होता है CCl2F2। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? फ्रियोन को सिर्फ यही बोलते हैं और कुछ इसका नाम नहीं है। और इसका केमिकल फॉर्मूला फ्रियोन का CCl2F2। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पे 2 होते हैं क्लोरो, 2 होते हैं फ्लोरो ग्रुप, जो बनाते हैं फ्रियोन। अब ये फ्रियोन कैसे बनता है? हमने अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, तो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड तो भैया मुझे मिल गया। गरीब बेशक हूं, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके कार्बन टेट्राक्लोराइड भी भैया बना लिया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड तो मुझे मिल गया ना भाई, तो मैंने क्या करा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया और साथ में क्या करा, SbF3। SbF3 एक केमिकल है, SbF3 लिया और इसको हीट करा SbCl2 के साथ। मुझे क्या बनाना है? फ्रियोन। अब मैंने फ्रियोन बनाने के लिए क्या करा, जो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में मैंने कुछ तो उन लोगों को दे दिया, जो थोड़ा बहुत मैंने अपने पास कुछ तो मैं बचाऊंगी, ताकि कोई और आए उसे दे दूं, या मुझे कुछ और बनाना है तो मैं उसमें इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जो चीज बना रही हूँ वो चीज भी मेरी कुछ ना कुछ बनाएगी, है ना। तो मैंने क्या करा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया और उसके साथ 2Sb3 और 1 SbCl2 ले लिया और उसको हीट कराया। जब मैंने उसको हीट कराया तो मुझे क्या मिला, मुझे CCl2F2 मिल गया। समझ में आ गया। और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में SbCl3 भी मिल गया। समझ में आ गया। फ्रियोन जिसको कहा जाता है, और इसको फ्रियोन को फ्रियोन 12 भी कहते हैं। समझ में आ गया। फ्रियोन कैसा बना, सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज क्या है, जो आपका फ्रियोन होता है, फ्रियोन 12, ये आपका फ्रियोन 12 बोल दो, फ्रियोन बोल दो, ये आपका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये आपका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है और इसलिए लिक्विफेबल गैस होती है। ये क्या है आपका, इट इज स्टेबल। स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होता, नुकसानदायक नहीं होता है, नॉन कोरोसिव होता है, एक होता है कोरोसिव, एक होता है नॉन कोरोसिव। तो जो आपका फ्रियोन है, या बोल दो फ्रियोन 12 है, या कह दो CCl2F2 है, ये आपका नॉन कोरोसिव होता है और इजिली लिक्विफेबल गैस होती है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म वाली गैस होती है। अब आप लोगों ने परफ्यूम्स देखे, एक परफ्यूम होता है जिसमें
जो लिक्विड वाला होता है, लेकिन जब उसको स्प्रे करते हैं तो वो गैस फॉर्म में, जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में निकलता है ना, तो उसी को बोलते हैं लिक्विफेबल गैस। ठीक है, होगा वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो गैस की तरह इस्तेमाल की जाएगी, फ्रीओन जो होता है। समझ में आ गया? अब इस फ्रीओन का जो यूज है वो हम लोग करते हैं, अब हम लोग हेयर स्प्रे होता है, हाँ जी, मैंने अभी